बेसिकली बात करेंगे पोषक तत्वों की, और उसमें हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हेलो सुमित, श्री, गौरव पांडे, चित्रा, राधिका, शिवम, पूनम, सौरभ, दिव्यांश, मनसुख जी, शुभम ठाकुर जी, आदर्श जी, गुप्तेश सिंह जी, मुकेश पांडे जी, सैफी जी, विनीता जी, प्रिंस जी, चलिए, रोशनी, सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसे होता है और उसमें क्या क्या बातें होती है, वो सब हम लोगों ने देखा। अब हम लोग उसके आगे मूव करते हैं, कुछ और मुद्दों को देखते हैं, है ना। जैसे देखिए, ध्यान से जो मैं बता रहा हूं आप उसे ध्यान से समझिएगा, है ना। हेलो अर्जुन, लवेश, कुशल, आंचल, पारुल, वीरपाल जी, रुद्र प्रताप, प्रेम, सभी लोग जुड़ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। देखिए, ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपने दोस्तों कई बार देखा होगा कि जो प्लांट, लकड़ी को आपने ऐसे कटा हुआ देखा होगा। प्लांट की जब बात करते हैं तो आपने ऐसे लकड़ी को कटा हुआ देखा होगा, है ना। जब लकड़ी को आप कटा हुआ देखते हैं तो आप देखते होंगे लकड़ी के जो ये पार्श्व, ये वाला जो एरिया होता है, इसमें आपने देखा होगा कि ऐसे गोल गोल से ऐसे एनुअल रिंग्स पाए जाते हैं, ऐसे वलय पाए जाते हैं उसमें, है ना। इन वलयों को दोस्तों क्या कहते हैं, ये जो वलय होते हैं इनको कहा जाता है एनुअल रिंग्स कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एनुअल रिंग्स या फिर इसे क्या कहते हैं, वार्षिक वलय कहते हैं, वार्षिक वलय। आप कहेंगे सर ठीक है, ये आप वार्षिक वलय के बारे में क्यों बता रहे हैं हमें, इसका क्या जरूरत है। तो दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लांट की एज कैसे काउंट करते हैं, किसी प्लांट का एज कैसे काउंट किया जाता है। तो याद रखिएगा, प्लांट की एज क्या करते हैं, इसी वार्षिक वलयों से काउंट करते हैं। इससे प्लांट की आयु ज्ञात करते हैं, प्लांट की एज काउंट करते हैं, यानी कि प्लांट की आयु ज्ञात करते हैं, काउंट करते हैं। कहेंगे सर क्या ऐसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं प्लांट की आयु को, आखिर इससे कैसे हम इससे हम कैसे प्लांट की एज काउंट करेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो वार्षिक वलयों की संख्या है ना, इसको गिनकर, इसको काउंट करके हम प्लांट का एज पता कर लेते हैं। कहेंगे सर कैसे, क्या होता है प्लांट के एज। अगर मान लीजिए किसी में 10 एनुअल रिंग है, 10 वार्षिक वलय बने हुए हैं किसी लकड़ी के अंदर, किसी प्लांट के लकड़ी के अंदर, तो उसका एज कितना होगा। तो याद रखिएगा, प्लांट की एज बराबर जो होती है, प्लांट की एज बराबर, प्लांट की एज इज इक्वल टू क्या होती है, वार्षिक वलयों की संख्या। जितना वार्षिक वलय है, वार्षिक वलयों की संख्या, है ना, जितना वार्षिक वलय की संख्या है उतना वर्ष, उतना ईयर क्या होता है, प्लांट का एज होता है। मान लीजिए अगर प्लांट का एज है, प्लांट के अंदर अगर वार्षिक वलयों की संख्या है 50, तो प्लांट का एज कितना हो जाएगा, 50 ईयर हो जाएगा। अगर वार्षिक वलयों की संख्या है 100, तो प्लांट की एज कितनी हो जाएगी, 100 ईयर्स। इसी तरह अगर मान लीजिए 10 है तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। आपके एग्जाम में कई बार यह सवाल पूछा गया है, एसएससी ने 3-4, मतलब कई बार, मतलब 3-4 तो मैं कम ही बोल रहा हूं, कई बार, मतलब बिल्कुल काउंटिंग पॉसिबल है सीवी, है ना, उसके लिए मतलब काउंट करने के लिए पॉसिबल है, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। तो ये जो तरीका होता है, याद रखिएगा, प्लांट की एज को काउंट करने का, ये जो मेथड होता है प्लांट की एज को काउंट करने का, उसे दोस्तों उस विज्ञान को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, प्लांट की एज काउंट करना, प्लांट की एज काउंट करना, ये क्या कहलाता है, इस विधि को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी ने कई बार पूछा है, प्लांट की एज को काउंट करने का मेथड क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी। ठीक है, अभी अर्जुन जी, अब हम न्यूट्रिशन ही स्टार्ट करने वाले हैं, है ना।
आप लोग इतना लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है आशीष जी, इसे आप लिखो, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप बता सकते हैं। अगर यहां तक आप लोगों को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, है ना। अगला पॉइंट है हमारा, नहीं उसके लिए ऐसा कोई डिवाइस नहीं है। अब देखिए इसी तरह जैसे एक तो प्लांट का एज हो गया, एक होता है दोस्तों फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म। ध्यान से समझिएगा, जीवाश्म। इस जीवाश्म जो है ना, जीवाश्म के बारे में याद रखिएगा, इसके स्टडी को, ठीक है ना, इसके स्टडी को क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी, ठीक है। ये जीवाश्म होते क्या हैं? जब पेड़ पौधे, कोई जानवर लाखों करोड़ों वर्षों तक जमीन के अंदर वो डिकम्पोज होते हैं, उनका जब विघटन होता है तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है आपका फॉसिल्स, उससे बनता है आपका जीवाश्म। और जीवाश्म की बात करते हैं तो जीवाश्मों की स्टडी को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। और जीवाश्मों की जो आयु है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने का जो विधि है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं? कि विधि को कार्बन काल निर्धारण विधि, कार्बन, आप हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, कार्बन काल निर्धारण विधि कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कार्बन काल निर्धारण विधि कहते हैं। इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं, है ना, या फिर आप ऐसे लिख लीजिएगा, माप is of carbon dating is method to count age of fossils, age of fossils, है ना। जो जीवाश्म होते हैं उसकी आयु को ज्ञात करना क्या कहलाता है? उसकी आयु को ज्ञात करना कार्बन डेटिंग कहलाता है। लेकिन इस कार्बन डेटिंग की अगर हम बात करें, कार्बन डेटिंग के बारे में आप याद रखिएगा, इसमें हम कार्बन के एक समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, कार्बन के एक आइसोटोप का यूज करते हैं जिसका नाम है कार्बन 14। तो पहले आप इतना लिखिए, फिर हम इसके आगे चलते हैं। कई बार आपसे यह सवाल पूछा जाता है, हु इज फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। कई बार पूछा है एसएससी ने, है ना, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। और अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया है कि जीवाश्मिकी का पिता कौन है ना, जीवाश्मिकी का पिता, जीवाश्मिकी का पिता, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, ये दोस्तों कौन है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है लियोनार्डो द विंसी। लियोनार्डो द विंसी, है ना। इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं इससे? फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, जीवाश्मिकी का पिता कहा जाता है इनको। पहले आप इसे लिख लें, फिर चलते हैं इसके आगे, देखेंगे कि ये जो फॉसिल्स है इसका एज कैसे काउंट करते हैं। इसके बाद 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 4-5 आपकी संस्थाएं हैं जहां से सवाल बनते हैं। तो उन 4-5 संस्थाओं को देख के फिर हम लोग हेटेरोट्रॉफ देखेंगे, परपोषी देखेंगे, और परपोषी के बाद हम लोग न्यूट्रिशन और बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। जो सबसे पहला न्यूट्रिशन है, सबसे पहला पोषक तत्व है, उसकी हम चर्चा करेंगे। यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। यहां पर जो भी आपको कराया जा रहा है ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट जो कंटेंट है वही आपको कराया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या?
ठीक है, बड़ा लिख देंगे, ठीक है। चलें आगे। डीपीपी मिल जाएगा अमित जी, है ना? ठीक है, बड़ा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कार्बन डेटिंग में, है ना? कार्बन डेटिंग में यानी कार्बन काल निर्धारण विधि में कार्बन 14, है ना, कार्बन 14 नामक समस्थानिक का प्रयोग होता है। नामक समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप, और आइसोटोप का मतलब क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर समान होता है, आइसोटोप का यूज होता है। अच्छा, मेरा आप लोगों से सवाल है, एक सवाल मैं सोच रहा हूं पूछूं आपसे, है ना, कि अनिल जी आप उसकी चिंता नहीं करिए, है ना। हाँ ले सकते हैं आपका अक्षांश जी, है ना। डीपीपी अमित मैंने बोल दिया, मिल जाएगा इस वीकेंड तक, मिल जाएगा। जितनी भी क्लासेस हैं सभी क्लासेस की इस वीकेंड तक आपको मिल जाएगी डीपीपी, है ना। मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा समस्थानिक, है ना, आपसे इसी तरह के प्रश्न बनते हैं पेपर में कि सबसे ज्यादा समस्थानिक, सबसे ज्यादा आइसोटोप किससे किसके होते हैं, ये बताइए। आपको सैटरडे तक ना सारा डीपीपी जितना भी है, 5-6 क्लासेस जो भी हो जाएंगे तब तक उसकी सारी की डीपीपी आपको एक साथ मिल जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए। हाँ आप इसे यूपी पुलिस के लिए भी देख सकते हैं, यूपी पुलिस के लिए भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं अब हम लोग। इसके बाद की बात करते हैं। देखिए कुछ संस्थाएं हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आपसे सवाल बनते हैं, है ना। कार्बन का नहीं है, बिल्कुल नहीं। कार्बन का सबसे ज्यादा क्या है? कंपाउंड है, यौगिक सबसे ज्यादा कार्बन का होता है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग आइसोटोप की, तो सबसे ज्यादा आइसोटोप जो होता है, सबसे ज्यादा समस्थानिक होता है पोलोनियम का, पोलोनियम का, है ना, पोलोनियम का होता है, याद रखिएगा। खैर अब हम लोग कुछ संस्थाएं हैं जिसकी बात करेंगे। जैसे एक है, याद रखिएगा, यूएन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी जिसे हम लोग बोलते हैं, या जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है नायरोबी नामक जगह पर है, केनिया में। कहां पर है? नायरोबी, केनिया में, ठीक है। इसी तरह 2-3 और है, उसके मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, फिर हम चलेंगे अपने अगले। हेट्रोट्रॉफ क्या होता है? हेट्रोट्रॉफ के अंदर जो है ना, उसकी हम बात करेंगे, परपोषी की बात करेंगे, उसमें मृतोपजीवी क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होता है, होलोजाइक क्या होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल आदित्य, 27 आइसोटोप्स होते हैं पोलोनियम के। हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे इन चीजों को। वेरी गुड, यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा, 27 आइसोटोप्स हैं पोलोनियम के, है ना। नेक्स्ट हम लोग याद रखेंगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो एक है दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ये भी इन्वायरमेंट के लिए ही काम करती है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। इसे हिंदी में भी दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल ही बोलते हैं। इसे हिंदी में भी क्या बोलते हैं? ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ये जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है ना, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की राजधानी है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड, या जिसे हॉलैंड भी कहा जाता था, उसकी राजधानी है।
अगला याद रखिएगा, एक है दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना से भी सवाल पूछा जाता है, तो आप लिख लेंगे इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। अब हम लोग चलेंगे, बात करेंगे हेटरोट्रॉफ की, है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? हेटरोट्रॉफ की। इतना लिख लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हाँ मयंक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया सभी ने? अब हम लोग बात करते हैं हेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ या परपोसी। हम लोगों ने ऑटोट्रॉफ देखा अभी तक, अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफ की। हेटरोट्रॉफ या जिसे हम क्या कहते हैं? परपोसी। परपोसी की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा परपोसी के बारे में, कि जो अपने भोजन के लिए, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करे, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं, यानी हु डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड, फॉर देयर फूड। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो याद रखिएगा ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। और इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाते हैं? इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं एनिमल्स, या फिर जिसे हम कहते हैं जंतु, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? जंतु, है ना। ये इसके अंदर आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसे लिखिए, फिर हम लोग हेटरोट्रॉफ के भी देखेंगे, 3 प्रकार होते हैं। परपोषी के भी 3 प्रकार होते हैं, एक होते हैं मृतोपजीवी, एक होते हैं परजीवी, और एक होते हैं समभोजी, है ना। इसकी हम लोग बात करेंगे कि मृतोपजीवी क्या होता है, समभोजी क्या होता है, परजीवी क्या होता है ना, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक आप लोगों को कोई समस्या है, परेशानी है तो आप बता सकते हैं, इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए। चलें आगे। हाँ, ह्यूमन भी आएगा हेटरोट्रॉफ में, बिल्कुल भी। मनुष्य भी तो क्या है ना, मनुष्य भी एनिमल किंगडम के अंदर ही आता है ना, जंतु जगत के अंदर ही आता है, तो मनुष्य भी है ना, इसी में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे हेटरोट्रॉफ परपोसी के प्रकार, टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफ परपोसी के प्रकार, है ना, टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफ या परपोसी के प्रकार।
तो सबसे पहला यहां पर जो आता है ना, उसका नाम याद रखिएगा, उसे हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिजिक। सैप्रोफिजिक, या फिर इसे हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, इसका मतलब याद रखिएगा, ऐसे जीव, ऐसे परपोषी, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड करे, जो अपने भोजन के लिए मृत पदार्थों पर निर्भर करे, मृत पदार्थों पर निर्भर करे। यानी कि नाम में ही देखिए क्या लिखा हुआ है, मृतोपजीवी। यानी कि ये अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, ये अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं किस पर, मृत पदार्थों पर, डेड थिंग्स पर, निर्जीव पर, नॉन लिविंग्स पर डिपेंड करते हैं, है ना। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, जो आपका इसका एग्जाम्पल, यानी कि हु डिपेंड्स ऑन, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं ऐसे, हु डिपेंड्स ऑन नॉन लिविंग और डेड थिंग्स फॉर देयर फूड, है ना। जो अपने भोजन के लिए नॉन लिविंग्स पर या फिर किस पर डिपेंड करते हो, डेड थिंग्स पर डिपेंड करते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे एग्जाम्पल है मशरूम, या फिर जो आप लोग मशरूम खाते हो ना, वो जो मशरूम है वो क्या है, एक प्रकार का कवक है, एक प्रकार का फंजाई है। तो मशरूम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मृतोपजीवी। मशरूम जो है ये मृतोपजीवी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इसे आप लिखें, फिर चलते हैं इसके आगे। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताइएगा, पहले इतना लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे अगले पॉइंट पर। यहां तक लिख लें, फिर इसके आगे मूव करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है राणा जी आपका कमेंट। हाँ बताओ गोकुल, क्या प्रॉब्लम है भाई, बताइए, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मशरूम, है ना। बस आपको मशरूम ही याद रखना है, मशरूम। और ये मशरूम क्या है, तो यहां पर 2-3 पॉइंट लिखिएगा। मशरूम एक प्रकार का कवक है, मशरूम क्या है, एक प्रकार का कवक है। कवक यानी जैसे हम क्या कहते हैं, फंजाई है ना। अब फंजाई है तो फंजाई के बारे में 3-4 पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। आदित्य अभी पैरासाइट पर भी आ रहे हैं, है ना, पैरासाइट पर भी आ रहे हैं। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों फंजाई की, तो याद रखिएगा, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। यानी कवक का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। अगला पॉइंट याद रखिएगा, फंजाई का सेल वॉल, फंजाई यानी कि कवक का सेल वॉल किससे बना होता है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जिसे हम लोग बोलते हैं, कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। काइटिन, इसे हिंदी में भी काइटिन ही बोलते हैं, काइटिन से बनी होती है। यानी कि सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो याद रखिएगा कि फंजाई अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो याद रखिएगा फंजाई यानी कि कवक अपना भोजन, अपना फूड, अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। किस रूप में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन, इसे हिंदी में भी ग्लाइकोजन ही कहते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, यानी कि इसके रूप में ये जमा करते हैं। और ये तीनों ही प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है ये एग्जाम। विश्वजीत जी, मैंने एक ही चीज को, देखिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, है ना, कि इस तरह के जो भी डाउट्स है ना, आपके जो भी मतलब क्लास से रिलेटेड डाउट्स हों, है ना, कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्वेश्चन कब देंगे, इस तरह के जो डाउट्स हैं ना, आप लास्ट के मैं 5 मिनट इसी के लिए रखता हूँ, है ना। जैसे 50 हो जाएगा ना, तो 50 के बाद मैं 5 मिनट इसी डाउट के लिए रखूंगा। आप लोग उस समय जो भी डाउट्स हैं आपके पूछिए। आप लोग ऐसे बीच में ऐसे डाउट्स पूछते हैं ना, तो क्लास की जो मतलब क्लास का जो पेस है ना, ये इससे डिस्टर्ब होता है। जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों का क्या काम होना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसे पढ़िए और आप उसे लिखिए, नोट्स बनाइए उसके। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मतलब मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि कुछ बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं कि बस कमेंट में लगे रहते हैं कि ये कब करेंगे सर, वो कब करेंगे सर, है ना। तो लास्ट के 5 मिनट में इन्हीं डाउट्स को देखूंगा आपके, कि आपकी जो भी ऐसी समस्याएं हैं। मेरा बस रिक्वेस्ट है आपसे, जब मैं किसी चीज़ को पढ़ा रहा हूं तो आप लोग उसे पढ़ने पर फोकस करिए, है ना, ठीक है ना। ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना, आप लोगों के फायदे के लिए बता रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है ना, आपको जो ठीक लगे वो करें आप। अब हम लोग इसके आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। दूसरा है पैरासाइटिक। है पैरासाइटिक की बात करते हैं हम लोग, जिसे हम कहते हैं परजीवी। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा सभी ने, ठीक है। सुशील जी, देखिए मैं प्रयास कर रहा हूं साफ लिखने का, है ना। एक्चुअली क्या है ना, इसका ये थोड़ा सा ऊपर वाला ये है, मतलब हट जा रहा है, तो इससे थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो रहा है वो करने में। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं साफ लिखूं, ठीक है। वेरी गुड धीरज, इट विल मतलब ये आगे ना आप जब एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। नेक्स्ट है, दूसरा है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, परजीवी। परजीवी कहते हैं इसे। जब परजीवी की बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा ऐसे जीव, ऐसे परपोषी लिख लीजिए, ऐसे परपोषी जो अपने भोजन के लिए, जो अपने भोजन के लिए, जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करे, सजीवों पर निर्भर करे, सजीवों पर क्या करे, निर्भर करे, सजीवों पर निर्भर करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पैरासाइटिक कहते हैं। काइटिन इज ए सब्सटेंस, है ना, काइटिन एक पदार्थ होता है कृष्णनंदन जी, है ना, जिससे कि सेल वॉल बना होता है किसका, फंजाई का, ठीक है। हम लोग बात करते हैं दोस्तों ऐसे परपोषी, ऐसे हेटेरोट्रॉप जो कि अपने भोजन के लिए किस पर, जो मृत पदार्थों पर निर्भर कर रहे थे, दे आर कॉल्ड, उसे हमने क्या कहा, उसे कहा हमने मृतोपजीवी कहा। लेकिन जो लिविंग थिंग्स पर निर्भर कर रहे हैं, लाइक प्लांट्स पर, लाइक एनिमल्स पर, जंतुओं के शरीर पर रहते हैं और वो वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्लांट्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परपोषी कहते हैं। और जब परपोषी की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि who depends on living things, who depends on livings for their food, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे दोस्तों परजीवी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका, विषाणु। क्या हमारे शरीर में विषाणु होता है, बताइए। विषाणु, जो विषाणु जनित रोग होते हैं, लाइक आपका विषाणु से होने वाले कई रोग हैं, लाइक एड्स है, फ्लू है ना। इसके बाद आपका विषाणु के कारण ही आपका होता है
क्या बोलते हैं उसको, कॉमन कोल्ड होता है ना, इसी से आपका डेंगू होता है ना। तो विषाणु से होने वाली जो बीमारियां हैं ये किसके कारण होती है, विषाणु के कारण होती है। ठीक है, दूसरी बात करें दोस्तों तो विषाणु के बाद याद रखिएगा बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया कई सारे हैं हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और उससे क्या करते हैं, हमारे शरीर में ही रहकर हमारा मतलब हमारे शरीर से ही भोजन प्राप्त करते हैं। लाइक हम लोग बात करें ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसी तरह दोस्तों आपका हैजा का बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी। ये जो बैक्टीरिया हैं हमारे शरीर में रहते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। हमारे छोटी आंत में दोस्तों, जो हम छोटी आंत नहीं, हमारा जो बड़ी आंत है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा ही एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई बैक्टीरिया, जो कि हमारी बड़ी आंत में रहकर हमारी बड़ी आंत से भोजन प्राप्त करता है। मोहम्मद शहनवाज जी, वायरस जो होता है याद रखिएगा, ये आपका नॉर्मली ये क्या है, वायरस को हम लोग बोलते हैं लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। ये नॉर्मल अगर है, अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो वो निर्जीव की भांति काम करता है, लेकिन जैसे वो किसी लिविंग के शरीर में प्रवेश करता है, जैसे वो किसी लिविंग्स के शरीर में जाता है तो वो लिविंग्स की तरह काम करने लगता है। इसलिए वायरस को क्या बोलते हैं, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इस चीज को आप याद रखेंगे। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, तीसरी बात करें, मेरा आप लोगों से सवाल है एक, देखते हैं किसे किसे पता है। आप लोग ये बताइए कि जो आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को किसने खोजा है। हमारी बॉडी में भी होते हैं लक्ष्मी जी, बाकी अन्य रूप में भी मिलते हैं बैक्टीरिया, है ना। पानी में मिलेंगे, खाने में भी मिलते हैं, दही में मिलता है। दही में अगर हम बात करें तो वहां पर एक बैक्टीरिया मिलता है, लैक्टोबैसिलस मिलता है ना, जो कि दूध को दही में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, कई फूड में भी बैक्टीरिया पाया जाता है ना। कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक। देखिए ये जरूरी नहीं है, आप अपने मतलब उस पर डिपेंड, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे लिख लीजिए कि आपको किस में लिखना है। याद रखिएगा जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया को किसने खोजा, एंटनी वॉन लीवनहॉक ने। और बैक्टीरिया के बारे में याद रखिएगा, ये सबसे जो छोटा जंतु है ना, सबसे जो छोटा जंतु होता है वो कौन होता है, सबसे छोटा लिविंग जो है वो है बैक्टीरिया। सबसे छोटी कोशिका जो है वो किसमें मिलती है, बैक्टीरिया में मिलती है। और बैक्टीरिया के बारे में याद रखेंगे, ये जो बैक्टीरिया है इसकी जब हम बात करते हैं तो ये सबसे जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। सबसे ज्यादा जो प्रजनन क्षमता होती है ना, सबसे ज्यादा जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है, सबसे तेजी से वो किसमें होता है, बैक्टीरिया में होता है। ये 1 सेकंड में लाखों बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। क्लियर है पॉइंट। जबकि वायरस की अगर हम बात करें, वायरस को किसने खोजा था, इसको खोजने वाले थे इवानोवस्की। किसने खोजा था वायरस को, इवानोवस्की ने। इसी तरह दोस्तों तीसरा इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो होते हैं ये भी क्या है दोस्तों, ये भी आपके क्या हैं, ये भी पैरासिटिक हैं, परजीवी हैं। लेकिन जब प्रोटोजोआ की बात करें, जब हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो ये प्रोटोजोआ खोजा किसने, इसको खोजा था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। क्या नाम था जिनका, आर.एच. व्हिटेकर। लेकिन जब बात करते हैं दोस्तों हम लोग इस प्रोटोजोआ टर्म को किसने दिया। देखिए सवाल आपसे कैसे कैसे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे प्रोटोजोआ की खोज किसने करी, तो इसकी खोज करी थी आर.एच. व्हिटेकर ने। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है प्रोटोजोआ टर्म जो है ये किसने दिया, तो दिस टर्म इज गिवन बाय गोल्डफस। गोल्डफस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये क्या दिया, ये प्रोटोजोआ नामक टर्म दिया था। इसका एग्जाम्पल है एक प्रोटोजोआ जो बहुत हमारे शरीर में मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मलेरिया नामक जो बीमारी है वो किसके कारण होती है, एक प्रोटोजोआ होता है जिसे कहते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जो होता है वो हमारे शरीर में मलेरिया को उत्पन्न करता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके आगे हम लोग चलते हैं, अगला जो हमारा चौथा इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो यानी जो मच्छर होते हैं, ये भी हमारा खून चूसते हैं,
है ना, यहीं से तो ये फूड प्राप्त करते हैं ना। लेकिन जब बात करते हैं दोस्तों, हम लोग जब बात करते हैं इस मॉस्किटो की, मच्छर की, तो यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आपकी खून पीने वाले जो मच्छर होते हैं, चाहे एनिमल का पीते हो या ह्यूमन का पीते हो, ये खून पीने वाली जो मॉस्किटो वो फीमेल मॉस्किटो होती हैं, याद रखिएगा। फीमेल मॉस्किटो अपना फूड एनिमल के ब्लड से प्राप्त करती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं मेल मॉस्किटो की, मेल मॉस्किटो की अगर बात करें, तो मेल मॉस्किटो अपना फूड कहां से प्राप्त करते हैं? मेल मॉस्किटो पेड़ पौधों के अंदर जो रस होता है, प्लांट के अंदर, प्लांट के फ्लावर में, फ्रूट में, उसमें जो एक जूस होता है, एक प्रकार का रस पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं नेक्टर, या जिसे हम बोलते हैं मकरंद। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों के मकरंद से मेल मॉस्किटो क्या करते हैं? अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो आप इसे लिख लीजिएगा कि जो मादा मच्छर है, फीमेल मॉस्किटो, मादा मच्छर अपना फूड, अपना भोजन जंतुओं के ब्लड से, यानी एनिमल के खून से, जंतुओं के खून से प्राप्त करते हैं, जंतुओं के खून से प्राप्त करते हैं, ब्लड से प्राप्त करते हैं, है ना। यानी कि फीमेल मॉस्किटो गेट देयर फूड फ्रॉम ब्लड ऑफ एनिमल्स, फीमेल मॉस्किटो गेट देयर फूड फ्रॉम blood of animals, and nर मच्छर, male mosquito get their food from, male mosquitoes get their food from, नर मच्छर अपना भोजन पौधों के मकरंद से, मकरंद को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में नेक्टर, मकरंद से या नेक्टर, है ना, से प्राप्त करते हैं। मेल मॉस्किटो गेट देयर फूड फ्रॉम नेक्टर ऑफ प्लांट, मेल मॉस्किटो गेट देयर फूड फ्रॉम नेक्टर ऑफ प्लांट। ओके, अब इसके आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा आपका जू। जू यानी जो हमारा जू होता है ना सर में, वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार का पैरासाइटिक ही है, ठीक है। यहां पर आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ये दो एग्जाम्पल्स कौन है जहां से सबसे ज्यादा बार सवाल आपका बनता है? हम अब उन दो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? इतना आप लोगों को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो यहां तक, तो आप लोग बता सकते हैं, फिर हम चलते हैं इसके आगे अगले पॉइंट की तरफ। हाँ देखिए, जो जानते हैं, जो पता है, उसको नहीं लिखेंगे, क्या दिक्कत है? मैं नहीं लिखिए उसको। सर खोजकर्ता का नाम लिख दीजिए, ठीक है, मैं लिख देता हूं खोजकर्ता का नाम, है ना। विषाणु में लिख लीजिएगा, इसकी खोज करी है इवानोवस्की ने। बस इतना याद रखो ना, इवानोवस्की, बस याद रखिए। आपको बस इतना भी याद रहा तो आप सही उत्तर दे देंगे। और इसका खोज किसने किया? इसका खोज किया ल्यूवेनहॉक ने, है ना, ल्यूवेनहॉक ने। इतना भी याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा, है ना। इसको ल्यूवेनहॉक ने खोजा। और प्रोटोजोआ किसने खोजा? तो इसको खोजा आर.एच. विटेकर ने खोजा, आर.एच. विटेकर ने इसकी खोज करी। इतना भी याद रखिएगा, काम चल जाएगा आपका, है ना। इतना भी आप याद रखेंगे, काम चल जाएगा। विटेकर भी याद रखेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन प्रोटोजोआ टर्म जो दिया था, प्रोटोजोआ टर्म ये किसने दिया? तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोगों को लिखना है, लिख लीजिएगा। प्रोटोजोआ टर्म गोल्डफस ने दिया। किसने दिया? गोल्डफस ने दिया, ठीक है। आशीष जी देखिए, आपको ना बता दें कि अब हिंदी, एक तो क्या है हमारे पास, वी हैव लिमिटेड टाइम, कि हमारे पास एक तो वक्त बहुत मतलब क्या है, लिमिटेड है। और उसमें क्या है ना कि मुझे आपको बहुत मतलब ज्यादा से ज्यादा मुझे कंटेंट देना है, ठीक है आशीष। सुनिएगा थोड़ा मेरी बात को। अब मैं क्या करूं कि पूरा एक लाइन इंग्लिश लिखूं, पूरा एक लाइन हिंदी लिखूं, तो इट विल गेट मतलब दुगुना समय आपको लगेगा। और क्या होगा कि फिर मुझे अपने कंटेंट को थोड़ा कम करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय सीमा लिमिट है कि हमें इतने समय के अंदर पूरी चीजें कवर करानी है। इसलिए मैं बाइलिंगुअल मोड में चल रहा हूं, ताकि हिंदी वालों को भी ज्यादा समस्या ना हो, अंग्रेजी वालों को भी ज्यादा समस्या ना हो।
अब मैं अगर दोनों भाषाओं में लिखूं, एक एक चीज को अगर लिखना प्रारंभ कर दूं तो ये आपका ज्यादा समय लेगा और उसमें मुझे फिर अपने कंटेंट को कम करना पड़ेगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले। बाकी मैं बोल तो रहा ही हूं, हर जो भी चीज मैं इंग्लिश में तो डिक्टेट कर ही रहा हूं चीजों, आप उसे लिख लीजिए, है ना। ठीक है। हाँ, जू का ये जो सर में होता है ना जू वगैरह, उसको हम लोग जू बोलते हैं। ठीक है। कहाँ ट्रेन है क्या मनोज तुम्हारा कहीं पर? जल्दी पढ़ाओ, जल्दी पढ़ना है ना मनोज जी। तो आप क्या करिए, क्लास होने के बाद ना, जब क्लास हो जाती है उसके बाद अभी से 2x 3x में देख लिया करिए, है ना, ज्यादा जल्दी आपको पढ़ना है तो। हाँ बिल्कुल, अलग अलग फूड से, अलग अलग चीजों से वो अपना फूड बनाते हैं, है ना। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर जो दो एग्जाम्पल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है दोस्तों जिसे हम कहते हैं अमरबेल, अमरबेल, या जिसे हम क्या कहते हैं, कसकटा। कसकटा, याद रखिएगा ये एक प्रकार का प्लांट होता है कसकटा, जो कि प्लांट से ही अपना फूड प्राप्त करता है। कसकटा जो है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कसकटा जो होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का प्लांट ही होता है, लेकिन ये अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करता है, प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करता है। और जिस भी प्लांट पर ये रहता है उस प्लांट को क्या करता है, वहीं से अपना ये भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। मकरंद का मतलब होता है जो पेड़ पौधों के अंदर जो जूस होता है, पेड़ कोई प्लांट है ना तो उसके अंदर रस होगा, देखते हैं प्लांट के आसपास जो मच्छर घूमते रहते हैं तो वो मेल मॉस्किटो होते हैं, और आपके आसपास जो कोई मच्छर घूम रहा है तो समझिए फीमेल मॉस्किटो है ना। तो पेड़ पौधों के अंदर जो जूसेस होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मकरंद। ठीक है। इसके बाद की बात करें दोस्तों तो सातवां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसे हम कहते हैं नपेंथिस, है ना, नपेंथिस। ये नपेंथिस जो है दोस्तों, ये याद रखिएगा, नपेंथिस या इसी को बोलते हैं पिचर प्लांट भी कहा जाता है। ये क्या है, तो ये एक कीट भक्षी पौधा है। ये क्या है, एक ये कीट भक्षी पौधा है। कीट भक्षी पौधा का मतलब क्या है कि ये एक इंसेक्ट यानी पिचर प्लांट है, पौधा है, यानी कि ये क्या करता है, इंसेक्ट को खाकर, ये क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है और वहां से क्या करता है, अपना ये फूड प्राप्त करता है। याद रखिएगा ये इंसेक्ट को खाता है। इसका एक्चुअली शेप देखिए इस तरह से, सुराही का ऐसा इसे शेप होता है, इसका सुराही का ऐसा शेप होता है, और यहां पर क्या होता है, इसका इस तरह से लीफ होता है, और इससे क्या होता है, इसके अंदर से बहुत अच्छा सुगंध निकलता रहता है। इससे इस प्लांट के अंदर से बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता रहता है ना, बहुत अच्छा सुगंध आता रहता है, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट इसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे यहां पर आते हैं इंसेक्ट, ये क्या करता है, उसे बंद कर लेता है, ये लीफ क्या करेगा, उसको बंद कर लेगा, और उसे इंसेक्ट को खाकर क्या करते हैं, वो अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये नपेंथिस जो है इंपॉर्टेंट है, ये किससे अपना फूड प्राप्त करते हैं, कीटों से या इंसेक्ट से। ठीक है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, ये जो इंसेक्ट या कीट हैं इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। ठीक है। जब बात करते हैं दोस्तों इस नपेंथिस की, ये मिलता है कहां पर, याद रखिएगा ये भारत में कहां पर मिलता है, ये भारत में मेघालय में पाया जाता है। कहां पर मिलता है दोस्तों, मेघालय में पाया जाता है। ये भी आपसे पूछते हैं कि ये जो नपेंथिस नामक पौधा है ये भारत में कहां पर मिलता है, ये भारत में मेघालय में पाया जाता है। अभी आएंगे साहिल, फीमेल मॉस्किटो में जैसे मादा फीमेल एनोफिलीज है, एडीज एजुप्टी है ना, तो ये सभी फीमेल मॉस्किटोज हैं। ठीक। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं, ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है, जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसमें किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ये ऐसी मृदा में उगेंगे जिसमें किसकी कमी होगी, जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसी मृदा में उगते हैं ये कौन, जो नपेंथिस यानी कि जो कीट भक्षी पौधा है। इस चीज को आप याद रखेंगे। कसकटा एक प्रकार का, याद रखिएगा, प्लांट है जो कि अपने फूड के लिए प्लांट्स पर भी निर्भर करता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो क्या है, परजीवी है। ठीक है, जो अपने फूड के लिए प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ठीक है।
इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इंसेक्ट की स्टडी को हम लोग बोलते हैं एंटोमोलॉजी। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया ये सवाल, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज एंटोमोलॉजी, या स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं? तो उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेफेंथिस की स्टडी नहीं, इंसेक्ट की स्टडी है पूनम। नेफेंथिस का कोई स्टडी नहीं होता। नेफेंथिस तो एक प्रकार का पौधा है, और पौधे की स्टडी को क्या बोलते हैं? बॉटनी कहते हैं, है ना? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ जी, यहां तक आ गया सभी को समझ में? अब यार है मनीष, होलोजोइक की ही बात करेंगे अब हम लोग, है ना। नाउ वी विल टॉक अबाउट होलोजोइक। और जो कल का लेक्चर होगा, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, है ना। मतलब अभी तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो कल का लेक्चर होगा, ठीक है। जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे कल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद होलोजोइक। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? किसी को कोई परेशानी नहीं है? हाँ बिल्कुल, मेघालय में नाइट्रोजन की कमी है वहां के सॉइल में, तभी तो वहां मिल रहा है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आगे, जो अगला है आपका होलोजोइक। ये होलोजोइक क्या होते हैं? समभोजी क्या होते हैं समझिएगा। समभोजी जो पाचन की पूरी प्रक्रिया संपन्न करते हो, जो पाचन की पूरी प्रक्रिया संपन्न करते हो, पूरी प्रक्रिया संपन्न करते हैं, संपन्न करते हो, who completes all step of digestion, who completes all step of digestion is called holozoic। कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, ये बताइए। देखिए, जब भी हम कोई खाना खाते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब भी हम कुछ खाते हैं ना, तो वो भोजन ऐसे नहीं पचता है, ऐसे डाइजेस्ट नहीं होता है। उसको डाइजेस्ट होने के लिए लगभग 5 चरण से गुजरना पड़ता है। सूट पर नहीं, सूट पर रहता है ऋषि जी, है ना, सूट पर रहता है, याद रखिएगा। जो ऊपर वाला तना है ना, तने पर रहता है, रूट पर नहीं रहता, है ना। कहां पर रहता है? तने पर रहता है। जो रूट में रहता है वो आपका प्लांट के रूट पर जो रहता है, एक तरह का एक बैक्टीरिया है ना, जो कि प्लांट के रूट पर रहता है, और वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कोई बता सकता है उसका नाम क्या है? बता सकता है कि प्लांट के रूट में रहता है एक प्रकार का जीवाणु है, वो क्या करता है? वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नहीं पाया जाता है विशाल जी, अगर सोचिए, अगर उसमें पाया जाता तो वो फोटोसिंथेसिस करते ना। नहीं, नोट्स देखिए मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, है ना। ये जो क्लास में जो नोट्स है, क्लास में जो मैं करा रहा हूं, यही आपका नोट्स होगा। मैं अलग से कोई हैंड रिटन नोट्स आपको नहीं देने वाला हूं। हाँ, जो संस्था की तरफ से अगर आपको मिल रहा है तो वो नोट्स आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आप अपने नोट्स खुद बनाइए, है ना, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है। हम लोग आते हैं यहां पर, जो पाचन की पूरी प्रक्रिया संपन्न करते हो। हमारा जो भोजन है, हमारे भोजन को 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? भोजन को मुंह में रखते हैं। दूसरा क्या होता है? जो भोजन को मुंह में रखना, इसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? वो हम निगलते हैं। निगलने के बाद वो कहां पहुंचता है? हमारे पेट में पहुंचता है। जब वो पेट में पहुंचता है तो वहां पर आपका दूसरा प्रक्रिया होता है जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। तीसरा होता है दोस्तों, जब जो भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को हमारा शरीर अवशोषित करता है, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। फिर वो जो पोषक तत्व हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं। जब वो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। और जो बेकार पदार्थ होता है, जो वेस्टेज होता है, उसको जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसे जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? उसे हम डेफेकेशन या इजेक्शन या परित्याग कहते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है, ये डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, ये डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया है। और अगर कोई जीव इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है, इस पूरे स्टेप को कंप्लीट कर रहा है, तभी हम उसे क्या कहेंगे? होलोजोइक कहेंगे, है ना। बिल्कुल राइजोबियम है ना, बिल्कुल राइजोबियम है।
यानी कि अगर कोई इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, होलोजाइक कहते हैं। और इसमें दोस्तों आ जाते हैं मनुष्य और जो जानवर वगैरह हैं, और भी जो जानवर हैं, है ना, जैसे गाय भैंस कुत्ता, ये सभी ये किस में आएंगे, ये आपके आते हैं किसमें, इस होलोजाइक के अंदर आते हैं। और फिर आगे चलकर भी इसको भी फिर आगे क्लासिफाई किया जाता है किसमें, इसे भी फिर आगे क्लासिफाई किया जाता है शाकाहारी, हार्बीवोर्स। लेकिन इतना आपको नहीं जानना, ये सभी नहीं पूछेंगे। शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, और तीसरा होता है क्या, जिसे हम कहते हैं कार्निवोर्स, और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं सर्वाहारी, या जिसे हम ओमनिवोर्स कहते हैं। इसे फिर आगे 3 भागों में बांटा गया। इसे कहते हैं हर्बीवोर्स, इसे हम कहते हैं कार्निवोर्स, और इसे हम लोग कहते हैं ओमनिवोर्स। इसको भी फिर 3 भागों में बांटा जाता है। शाकाहारी वो जो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, प्लांट से अपना फूड प्राप्त करे। कार्निवोर्स कौन, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स से अपना फूड प्राप्त करे, यानी कि मांस वगैरह खाए। और जब हम बात करते हैं कोई ऐसा जो कि एनिमल और प्लांट दोनों को खाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब आपके कोई डाउट्स हैं, कोई समस्या है, आपकी पूछ लीजिए। 3-4 मिनट का आप लोगों के पास वक्त है, आप लोग पूछना। अब इसके आगे कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा कल वाला। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम लोग एक दिन में फैट और प्रोटीन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग विटामिन पढ़ेंगे, है ना। यानी कि इस सैटरडे तक हम लोग विटामिन तक कवर कर लेंगे। ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। देखिए विशाल जी, इसके लिए आप रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे ना, बोलने का प्रयास करिए, है ना, बोलने का प्रयास करिए। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं ना, जब ये साइंस कवर हो जाएगा ना पूरा, आप लोग बस थोड़ा कमेंट बाजी कम करिए और पढ़ने पर फोकस करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं साइंस के जो भी सवाल आएंगे आप उसे इजीली करोगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो जाए, आपका कोई भी एग्जाम आप दे लो बिना किसी उसके, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, क्योंकि मैं तीनों सब्जेक्ट में ही कराऊंगा आपको इस बैच में। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में कराने वाला हूं आपको। मनुष्य इसी में आएगा ना, देखिए मनुष्य को मैंने लिखा है ना, किस में आएगा, समभोजी में आएगा। ठीक है, समभोजी में आएगा। ठीक है, थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। बैक्टीरिया का नाम बता दें, कौन से बैक्टीरिया, कई सारे बैक्टीरिया हैं। जब देखिए हम लोग आएंगे ना अलग अलग चीजों पर, तो वहां पर बताएंगे बैक्टीरिया का नाम। बायो के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, है ना। वो शाकाहारी का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए निर्भर करे, पौधों के ऊपर अपने फूड के लिए निर्भर करे, प्लांट से मतलब प्राप्त फूड को क्या करता हो, खाता हो, उसी को शाकाहारी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं हम लोगों ने आज पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने आज, आज हम लोगों ने पढ़ा कि होलोजाइक क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होता है ना, यही सब पढ़ा हमने कि सैप्रोफिजिक क्या होता है, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, थैंक यू जितेंद्र, राज। हाँ बिल्कुल यूजफुल है। देखिए ये आपका जो क्लास है ना, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल है। हाँ ले सकते हैं, आकांक्ष जो भी नाम है ना, नोट्स आपके लिए फायदेमंद होगा, आप ले सकते हैं उसे। मिलेगा पीडीएफ क्वेश्चन। देखिए डीपीपी का जो आपका सवाल है ना, डीपीपी मैंने बोला है क्योंकि मेरी देखिए 5 से 6 घंटे की आसपास क्लास होती है डेली। तो मैं अभी कल मैं आपकी डीपीपी तैयार करूंगा, जब मैं कल की क्लास ले लूंगा, कल मैं आपकी डीपीपी तैयार करके परसों आपकी सारी डीपीपी अपडेट करवा दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, न्यूमेरिकल भी करेंगे, जो फिजिक्स हम पढ़ेंगे जब, तो बेसिक बेसिक जो न्यूमेरिकल्स हैं उसे भी हम करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिस प्रकार के उस प्रकार के। ठीक है सर, इपोडेंट, अच्छा देखिए इतना डिटेल में नहीं जाना है ना, उतना आपसे पूछेंगे नहीं, है ना, वो सब नहीं पूछते हैं आपके एग्जाम में। थैंक यू धीरज, थैंक यू सो मच। बुक देखिए आप लोग प्रैक्टिस के लिए ना, यू कैन, आप ना देखो साइंस की अगर हम बात करें, साइंस के प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र, स्पीडी, इसकी बुक्स आप यूज कर सकते हो, है ना। और किसी का कोई दिक्कत?
ठीक है, ठीक है प्रियंका जी, कल मैं ऐसा करूंगा, प्रयास करूंगा। सर्वाहारी के जैसे कई सारे उदाहरण है, जैसे मनुष्य क्या है, एक सर्वाहारी है। कुत्ता हो गया, वो भी सर्वाहारी है। ठीक है, बट एग्जाम्पल्स यू हैव डोंट हैव टू रिमेंबर, है ना, एग्जाम्पल आपको याद नहीं रखने, क्योंकि एग्जाम्पल से सवाल आपसे बनेंगे नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए देखिए मैंने बता दिया, यू कैन, आप घटना चक्री बुक ले लो, मतलब प्लेटफॉर्म की बुक ले लो, स्पीडी की बुक ले लो, साइंस में ये सभी ठीक है। ल्यूसेंट भी ले सकते हैं साइंस के लिए। ठीक है, ल्यूसेंट के लिए भी आप ले सकते, ल्यूसेंट की भी बुक ले सकते हैं साइंस की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, वो सारी किताबें अच्छी है। नहीं नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस पूनम, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में उतना आता नहीं है ना। हाँ, जितना आता है उतना हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए, देखिए जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप ले सकते हैं। और बाकी मैं आपको अगर बताऊं तो जो सबसे अच्छा, मतलब आपके लिए जो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे जो अच्छी चीज रहती है ना, वो क्या है कि आप एसएससी के जो भी जीके के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सीजीएल ने पूछा हो, चाहे सीएचएसएल ने पूछा हो, या एमटीएस ने पूछा हो, एक चीज आप समझ लीजिए कि एसएससी के अंदर जो जीके का लेवल होता है ना, ये लगभग ऑलमोस्ट हर एग्जाम में सेम ही होता है। चाहे एमटीएस लेता हो, चाहे सीएचएसएल लेता हो, चाहे सीजीएल लेता हो, हर एग्जाम में वो जीके का लेवल सेम ही रखते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है आपके, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा क्या है कि आप अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जीके के, एसएससी के, आप उसे लगा लीजिए, वो सबसे बेस्ट है ना। रिकॉर्डेड क्लास बिल्कुल मिलेगी, है ना, जब आप क्लास फिनिश हो जाती है उसके बाद ऐप में जाकर ओपन करके आप क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में।